नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं गणित चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं J.F. हर्बर्ट के कथन से। उन्होंने कहा, देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो ऑक्यूपाइज द मिडिल पोजिशन ऑफ मैथमेटिक्स एज ट्राइगोनोमेट्री। संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है जो उसकी मध्य स्थिति का स्थान ले सके। त्रिकोणमिति इतना अच्छा है, इसका स्थान गणित में जो अन्य कोई शाखा नहीं ले सकती। शुरू करते हैं भूमिका से। आप अपनी पिछली कक्षाओं में त्रिभुजों, विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हाँ, हम कर चुके हैं। हम अपने आसपास के परिवेश से कुछ ऐसे उदाहरण लें जहां समकोण त्रिभुजों के बनने की कल्पना की जा सकती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि समकोण त्रिभुज कहाँ बनता है। मान लीजिए एक स्कूल के छात्र कुतुब मीनार देखने गए हैं। अब यदि कोई छात्र मीनार के शिखर को देख रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है। ये छात्र है और ये मीनार के शिखर को देख रहा है, तो इसकी आँखों से सीध से क्षैतिज रेखा और यहाँ से ये जो ऊपर देख रहा है, ये ऊपर की ओर जो बनेगी वह दृष्टि रेखा कहलाती है। तो देख रहा है तो एक समकोण त्रिभुज बनने की संकल्पना की जा सकती है। ये देखिए, समकोण त्रिभुज लंब, आधार, कर्ण, इस तरह से समकोण त्रिभुज की संकल्पना की जा सकती है, जैसा कि आकृति 8.1 में दिखाया गया है। क्या वास्तव में मापे बिना ही छात्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकता है? ओह, मतलब हम इस मीनार को मापे बिना क्या इसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, जरूर कर सकते हैं। आगे हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। एक ये देखिए, इस तरह से ये मीनार है और मीनार को यदि ये छात्र देख रहा है तो इस तरह से लंब, आधार और कर्ण की स्थिति निर्मित होती है। और भी उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है। ये देखिए, एक लड़की अपने मकान की बालकनी पर बैठी हुई है। यहाँ पर ये लड़की बैठी हुई है और वह इस नदी के दूसरे किनारे पर स्थित पास ही के मंदिर की एक निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। ये लड़की सीधे ये मंदिर के निचली सीढ़ी पर रखे गमले को देख रही है। इस स्थिति में एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ये देखिए, लड़की बैठी है तो ये लंब कहलाया और ये नदी कहलाई आधार और ये जो रेखा आई दृष्टि रेखा, यह कहलाई कर्ण। इस स्थिति में हम एक समकोण त्रिभुज बनने की कल्पना की जा सकती है, जैसा कि आकृति 8.2 में दिखाया गया है। यदि आपको वह ऊंचाई ज्ञात हो जिस पर लड़की बैठी हुई है, यदि हमें लड़की कितनी ऊंचाई पर बैठी हुई यदि यह ज्ञात है जिस पर लड़की बैठी हुई है, तो क्या आप नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं? नदी की चौड़ाई, यानी हमें लंब ज्ञात हो तो हम आधार ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अवश्य ज्ञात कर सकते हैं। यह भी समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति की परिकल्पना से संभव है। अब आगे नंबर 3 उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए एक गर्म हवा वाला गुब्बारा हवा में उड़ रहा है। आसमान में उड़ने पर इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है। ये देखिए, ये लड़की जो है देख रही है पहले गुब्बारे को, ये जो आसमान में उड़ रहा है, ये देखिए, ये देख रही है, देख लेती है और इस बात को बताने के लिए वह अपनी माँ के पास दौड़कर जाती है। बच्ची अपनी माँ को बताने जाती है। गुब्बारे को देखने के लिए उसकी माँ तुरंत घर से बाहर निकल आती है। अब मान लीजिए कि जब पहले लड़की गुब्बारे को देखती है तब गुब्बारा बिंदु ए पर था। पहले केवल लड़की देख रही थी, तब गुब्बारा बिंदु ए पर था। जब माँ बेटी दोनों ही गुब्बारे को देखने के लिए बाहर निकलकर आती हैं, तब तक गुब्बारा एक अन्य बिंदु बी तक
जा चुका होता है, आ चुका होता है, ये बी तक आ गया गुब्बारा। ये देखिए अब दूसरा त्रिभुज बन के तैयार हो रहा है। क्या आप जमीन से उस स्थान से, जमीन के उस स्थान से जहां माँ और बेटी दोनों खड़ी हैं, बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? इससे हम ये बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, यदि हमें यह दूरी ज्ञात हो तो हम बी की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम त्रिकोणमिति का दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। ऊपर बताई गई सभी स्थितियों में दूरियों अथवा ऊंचाइयों कुछ गणितीय तकनीकों को, जो त्रिकोणमिति नामक गणित की एक शाखा के अंतर्गत आते हैं, लागू करके ज्ञात किया जा सकता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अंग्रेजी शब्द ट्राइगोनोमेट्री की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई, जिसका अर्थ है तीन, गॉन, जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रोन, जिसका अर्थ है माप। तो ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ हुआ से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। या नोट करें स्टूडेंट, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे, उस समय की बात है। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकी उन्नत विधियां त्रिकोणमिति संकल्पनाएं पर आधारित हैं। तो इस अध्याय में हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो हम अध्ययन करेंगे और वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित नहीं रखेंगे, यद्यपि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ हम 0 और 90 के माप वाले कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को भी परिभाषित करेंगे। हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित करेंगे और इन अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसम्मिकाएं, जिन्हें त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं कहा जाता है, स्थापित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेते हैं एक त्रिभुज ABC। एक त्रिभुज ABC लिया जिसका कोण B समकोण है। कोण B समकोण है इसमें, और कोण A जो है वो थीटा है। कोण A थीटा है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोण A एक न्यून कोण है। जब हम कोण A न्यून कोण लेते हैं तो सबसे लंबी वाली भुजा तो हमारी हो जाती है कर्ण, और जिस कोण पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस न्यून कोण पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके सामने की भुजा कहलाती है सम्मुख भुजा। उसके सामने की भुजा कहलाती है सम्मुख भुजा, और जो कोण से लगी हुई आधार भुजा होती है उसको हम बोलते हैं संलग्न भुजा या आसन्न भुजा। ये संलग्न भुजा या आसन्न भुजा कहलाती है। और जो इस थीटा के मुख के सामने की भुजा होती है वो होती है सम्मुख भुजा। लेकिन किसकी सम्मुख भुजा? A की सम्मुख भुजा। इसे हम बोलेंगे किसकी संलग्न भुजा? A की संलग्न भुजा, A की सम्मुख भुजा। लेकिन यदि हम नीचे वाले त्रिभुज ABC में देखिए, यदि हम कोण C न्यून कोण पर यदि चर्चा करेंगे, कोण C न्यून कोण की यदि हम बात करेंगे, तो कोण C के सामने की सम्मुख भुजा अब ये हो जाएगी सम्मुख भुजा। हाँ, क्योंकि ये फाई के सामने की भुजा, उसकी मुख के सामने की भुजा सम्मुख भुजा। किसकी सम्मुख भुजा है ये? C की सम्मुख भुजा। वैसे ही C से लगी हुई जो भुजा है वो कहलाएगी उसकी C की संलग्न भुजा। C की संलग्न भुजा। इस तरह से हमें यह भी ज्ञात हुआ कि अलग अलग न्यून कोण के लिए अलग अलग सम्मुख भुजाएं एवं अलग अलग आसन्न भुजाएं होती हैं। तो हम अब इन त्रिकोणमिति
अनुपात पर चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं दो दो भुजाओं का अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज की दो दो भुजाओं का अनुपात कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए न्यून कोण है, तब कोण ए जब न्यून कोण है तब हम क्या बोलेंगे? ए का साइन जिसे हम व्यक्त करेंगे साइन थीटा से। ए के साइन को हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा से व्यक्त करेंगे और उसे लिखेंगे ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। बहुत आसान है। ए के साइन को हम साइन थीटा से व्यक्त करेंगे और साइन थीटा वास्तव में क्या होगा? साइन थीटा वास्तव में होगा इस ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। इसी प्रकार ए के कोसाइन को हम व्यक्त करेंगे कॉस थीटा से। ए के कोसाइन को हम शॉर्टकट में लिखेंगे कॉस थीटा, क्योंकि हमने कोण का नाम तो थीटा दे दिया है ना, तो ए के कोसाइन का नाम दिया कॉस थीटा। अब हम लिखेंगे यहां पर ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी यह कॉस थीटा किन दो भुजाओं का अनुपात है? तो ए के लिए न्यून कोण ए के लिए ए की संलग्न भुजा और कर्ण का जो अनुपात है वो कॉस थीटा कहलाता है। इसी प्रकार टेन थीटा में हम लेंगे ए की सम्मुख भुजा बटे ए की आसन्न भुजा या ए की संलग्न भुजा। ए की सम्मुख भुजा बटे ए की संलग्न भुजा। अब हम तीनों को अक्षरों के रूप में भी व्यक्त कर देते हैं कि साइन थीटा वास्तव में क्या होगा? ए की सम्मुख भुजा कौन है? BC। ए की सम्मुख भुजा कौन है? BC बटे कर्ण कौन है? AC। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा को इस त्रिभुज ABC के लिए BC बटे AC। कॉस थीटा को ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा हमारे पास कौन है? AB है। और कर्ण कौन है? कर्ण हमारे पास AC है। तो कॉस थीटा को हम दर्शाएंगे AB बटे AC से। उसी प्रकार टेन थीटा है ए की सम्मुख भुजा। ए की सम्मुख भुजा हमारे सामने कौन है? BC है। और ए की संलग्न भुजा हमारे पास है AB, तो जिसे हम दर्शाएंगे BC बटे ABC। इस तरह से हमें ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हुए। अब इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात को हम व्युत्क्रम यदि कर दें तो तीन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं। तो हम ए के व्युत्क्रम को साइन थीटा के व्युत्क्रम को जब हम लेंगे तो वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो देखते हैं यहां पर हम इनके व्युत्क्रम को दर्शाते हैं। यहां लेते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा मतलब साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा, तो उसे उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कर्ण बटे ए की सम्मुख भुजा। आसान है, कर्ण बटे ए की सम्मुख भुजा। इस तरह से हम लिख देंगे और उसे हम अक्षरों में भी व्यक्त कर देंगे। BC बटे AC था तो AC बटे BC व्युत्क्रम इस तरह से हम लिख देंगे। अब कॉस का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। थीटा हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोण ए की माप हमने थीटा ली है। अब सेक थीटा हो जाएगा हमारा कॉस थीटा का व्युत्क्रम, यानी कर्ण जाएगा ऊपर, कर्ण बटे ए की संलग्न भुजा। ए की संलग्न भुजा। इस तरह से हम कर्ण कॉस थीटा लिख दिया, कर्ण बटे ए की संलग्न भुजा। AB बटे AC के स्थान पर हो जाएगा AC बटे
ए बी। अब हम लेते हैं अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा होगा टेन थीटा का व्युत्क्रम, यानी ए की संलग्न भुजा ऊपर, ए की संलग्न भुजा बटे ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा। इस तरह से हम इसे लिख देंगे ए बी बटे बी सी। कॉट थीटा का मान हम क्या लिख देंगे, ए बी बटे, ए बी जाएगा ऊपर और बी सी आएगा नीचे। इस तरह से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को व्यक्त करते हैं। हम इनमें एक संबंध भी जानते हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा, सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉस थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा। तो क्या हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, या 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, या 1 बटे टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। हाँ, एक दूसरे के व्युत्क्रम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, या हम इनका पक्षांतर करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम यानी 1 बटे कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा, 1 बटे, अभी सेक को हम बटे में लेते हैं, यदि सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, या 1 बटे कॉट थीटा बराबर टेन थीटा। इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। तो हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि अतः एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है। हम लेते हैं प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण नंबर 1। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। एक हमें लेना है त्रिभुज ABC। ABC में कोण A न्यून कोण है। कोण A क्या है? न्यून कोण पर चर्चा की गई है, जिसमें हमें दिया है, हल में हम लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है? tan A बराबर 4/3। वास्तव में tan A बराबर क्या होता है? A की सम्मुख भुजा बटे A की संलग्न भुजा। A की सम्मुख भुजा कौन सी है? ये है। तो यह भुजा दी गई है 4, और A की संलग्न भुजा, A की संलग्न भुजा कौन सी है? यह भुजा है। यह कितनी दी गई है? 3। इनका अनुपात है 4/3। यानी इन भुजाओं को जब एक दूसरे के बटे में लिखा गया तो काट छाट के हमें 4/3 प्राप्त हुआ। यह हो सकता है कि भुजाएं उनके सरलतम रूप में भी रही हों। तो हम इन भुजाओं को क्या लिख सकते हैं? अतः A की सम्मुख भुजा बराबर, हम कोई मान लें जो कटा होगा, 4 ना लिखकर अब लिखना पड़ेगा हमें 4K। तो यहां भी हम लिख दें 4K। A की संलग्न भुजा, उससे भी हम लिख दें कि कटा क्या होगा, मान लो K कटा होगा, तो ये हो गया 3K। अभी भी हम दोनों को एक दूसरे के बटे में लिखेंगे तो कैसे K कट जाएगा, 4/3 उनका अनुपात आ जाएगा। तो 4K और संलग्न भुजा आ गई हमारी 3K। तो हमें जब लंब और आधार यानी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा पता है, तो हमें केवल क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो क्यों ना हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें। त्रिभुज ABC में, कौन से त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ABC में AC का वर्ग, कर्ण का वर्ग क्या होता है? AB का वर्ग धन BC के वर्ग के बराबर होता है, ये योग के बराबर होता है। तो ये लिख दिया मैंने और मान रख दिया। तो AC का वर्ग हमें पता नहीं है,
कर्ण का वर्ग क्या है, AB का वर्ग हमें पता है 3k⁴ और BC का वर्ग हमें पता है 4k⁴ तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, AC का वर्ग बराबर 3 का वर्ग हो गया 3 तिया 9, k का वर्ग हो गया k वर्ग, ऐसे ही 4 का वर्ग हो गया 4 चौके 16 और k का वर्ग हो गया k वर्ग। तो हम लिख सकते हैं AC वर्ग बराबर 9k वर्ग और 16 के वर्ग मिलकर हो गया 25k वर्ग। और इसे हम फिर से वर्ग के रूप में यदि लिखेंगे तो AC वर्ग बराबर हो जाएगा 5, ये देखो 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग k वर्ग, तो AC वर्ग बराबर 5k का वर्ग। तो AC हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5k। ऋणात्मक मान इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लंबाई सदैव धनात्मक होती है। तो AC का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, AC का मान हमें 5k प्राप्त हो गया। और जब हमें तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई है तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। यहां पर ज्ञात करते हैं sin A cos A tan A cosec A sec A और cot A, सभी के मान हम ज्ञात करेंगे। तो हमें सीधे सीधे पता हो जाएगा कि हमें सबसे पहले sin A ज्ञात करना है। sin A ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें sin A ज्ञात करने के लिए देखिए A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इन मानों को रखना है। तो sin A का मान हमारे सामने क्या आ गया, A की सम्मुख भुजा कौन है 4k और कर्ण क्या है 5k, k से k कट गया तो sin A का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 4/5। तो इसका व्युत्क्रम cosec A हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, हाँ सर, व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए तो हमें हर को अंश में और अंश को हर में लाना पड़ता है। बस हमने केवल sin A ज्ञात किया और cosec A हमारे सामने। वैसे ही हम ज्ञात करेंगे cos A। cos A क्या है, A की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो ठीक है, cos A भी हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, A की संलग्न भुजा, A की संलग्न भुजा कौन है 3k और कर्ण कौन है 5k, कट गया तो क्या हुआ 3/5 आया। cos A का मान हमारे सामने जब 3/5 आ गया तो उसका व्युत्क्रम sec A बहुत आसान है, हर को अंश में और अंश को हर में कर दिया तो 5/3 प्राप्त हुआ। इस तरह से हमें 4 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो चुके हैं। और हमें ज्ञात क्या है, ज्ञात है कि tan A वास्तव में कितना है 4/3 है। जब tan A 4/3 है तो cot A निकालना तो बहुत ही आसान है, 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। इस तरह से हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो जाते हैं।